हाय दोस्तों। और आज हम आप लोगों को बेहतरीन ढंग से इतिहास ऑप्शनल विषय की जो बीपीएससी के संदर्भ में, बीपीएससी के विशेष संदर्भ में किस तरह से हम तैयारी करें कि बीपीएससी में हमको बेहतर सफलता मिले, और इसके बारे में आज हम विस्तृत जानकारी आप लोग को देना चाहते हैं। और जो है अगर इस जानकारी को आप फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना होगी। अगर मेहनत में कमी होगी तो उसका जिम्मेदार हम नहीं हो सकते, वो उसका जिम्मेदार आप हो सकते हैं। और इतिहास एक बहुत ही दिलचस्प सब्जेक्ट है, तो हम जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि पूरी तैयारी के संदर्भ में हम अगले वीडियो में आपको जानकारी चूंकि देंगे, और पिछले भी हमारे जो है वीडियो जो जारी हुआ उसमें भी हम इस विषय में विशेष संदर्भ में जानकारी दिए हैं। और अब आप लोगों के सामने जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो जानकारी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसमें आप लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि इतिहास जो सब्जेक्ट है, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ आंशिक रूप से पहले से ही जानकारी होती है। और चूंकि ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख होता है, उसमें दिलचस्पी के साथ उसको अपना विषय चुनने में आसानी होता है। हालांकि हर लोगों का के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई इतिहास को ही ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुने। जिनकी रुचि इतिहास में है, जो इतिहास को बेहतर ढंग से पढ़ने में दिलचस्पी लेते हैं, उनके लिए ये बेहतर है। और ऐसे आरंभिक तौर पर मुख्य रूप से अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो एनसीईआरटी तो उसके लिए अवेलेबल है ही, लेकिन अगर कोई श्रेष्ठ पुस्तकों के माध्यम से अगर तैयारी करना चाहता है तो कुल मिलाकर इसको बेहतरीन ढंग से तैयारी करने में 8 महीने का समय देना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो अगर कोई तत्कालिक किसी को अगर प्री का रिजल्ट आ गया हो और 2 महीना या 2.5 महीना अगर बचा हुआ हो, इस दौरान जो है किस प्रकार से हम तैयारी करेंगे, ये तीनों संदर्भ में हम आपको बारी बारी से जानकारी देंगे। तो चूंकि एनसीईआरटी के माध्यम से अगर आप 6 से लेकर के 12th तक के एनसीईआरटी को प्रत्येक क्लास वाइज अगर आप अध्ययन कर लेते हैं, तो एनसीईआरटी की एक खासियत है, एनसीईआरटी जो है इसीलिए जो है बनाया गया है कि जिसकी पहुंच जो है देश के सभी स्थानों पर हो जाए, हर राज्य में, हर क्षेत्र में, छोटे से छोटे लोगों को, गरीब लोगों को भी उपलब्ध हो, और उसकी भाषा बिल्कुल सरल होती है जो सभी लोगों को आसानी से समझ में आ जाता है। और चूंकि ये रिसर्च किया हुआ बुक होता है, तो आम भाषा से इनकी भाषा बेहतर होती है, इसके शब्द भी अच्छे होते हैं और किसी को समझने में कोई परेशानी नहीं होती है। इसका अगर अनुसरण किया जाता है, इसके अनुसार अगर लिखा जाता है, तो अच्छे अंक प्राप्त होने की संभावना होती है। और चूंकि अगर हम 6 क्लास से इसका अध्ययन शुरू करते हैं तो हमको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और बारी बारी से हम सभी पुस्तकों को पढ़ करके और उन समस्त ऐतिहासिक घटनाओं को क्लास वाइज पढ़ेंगे, तो वैसे वैसे हमारा दिमाग विकसित होते चले जाएगा। और 4 से 6 महीने के अंदर हमारा इतिहास में अच्छी पकड़ हो जाएगी। लेखन शैली, कब, क्यों, कैसे, इस प्रकार की अवधारणा विकसित करने, बच्चों के सर्वांगीण सब्जेक्ट में किस तरह से जो है ना बेहतर जानकारी प्राप्त हो, किस तरह से उसका दिमाग ज्यादा विकसित हो, किस तरह से सोचे, और उसका दिमाग एक रिसर्चर की तरह किस तरह से काम करे, ये एनसीईआरटी एक बेहतर ढंग से बताता है। और इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ने में हम लोगों को कोताही नहीं करना चाहिए, अगर समय हो तो। और अगर समय नहीं है तो हम जो है प्राचीन भारत के लिए, चूंकि लोग कहते हैं कि राम शरण शर्मा की अच्छा पुस्तक है, नारायण श्री मालिका है, इस प्रकार के जो आपको अच्छा सूट करे वो आप प्राचीन भारत के ले लीजिए। मिडाइवल के लिए जो है आपका सतीश चंद्रा और विपिन चंद्रा आधुनिक भारत के लिए। इसी तरह से जो है आप चारों पुस्तक इतिहास के जो है, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो या मिडाइवल हो या ओल्ड हिस्ट्री हो या फिर जो है मॉडर्न हिस्ट्री हो, ये सबों को हम 8 महीने में कवर कर सकते हैं। और चूंकि इसके लिए हम पहले के वर्षों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी विशेष तौर पर जो है हमको फोकस करना होगा कि किस प्रकार के जो है क्वेश्चन की प्रकृति में परिवर्तन आ रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन जो पहले जिसकी निरंतरता आज भी बनी हुई है,
क्या फैक्ट पूछा जा रहा है या फिर उसमें कुछ बदलाव आ रहा है या नए रिसर्च के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, और इन सभी तथ्यों पर हमको ध्यान देना है। खास करके इतिहास सब्जेक्ट को पढ़ते समय हमको यह जरूर ध्यान में रख करके पढ़ना है कि हम चूंकि इतिहास की तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास की तैयारी क्यों कर रहे हैं। इतिहास पढ़ने से हमको कौन कौन से ऐसे ज्ञान अर्जित होंगे जो हम समाज में उसका पुनर्स्थापना, समाज के विकास में, देश के विकास में किस प्रकार से इतिहास हमको सहयोग करेगा। प्रशासनिक क्षेत्र में अगर हम जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं तो वहां पे हम इतिहास की कौन सी उपलब्धियां या इतिहास अध्ययन के कौन सी उपलब्धियों को हम समाज में लौटाएंगे। एक कुशल प्रशासक के तौर पर किस प्रकार के ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख होता है, इतिहास विषय हमको सहयोग करता है, और कौन कौन से एक अच्छे प्रशासक में दृष्टिकोण होना चाहिए जो हमारे इतिहास के पन्नों में है, और जो वर्तमान की समस्याएं हैं, वर्तमान में जो समस्याएं हैं उसका कहीं ना कहीं इतिहास में ही उसका जन्म हुआ है, और उसका समाधान हम किस प्रकार से समाज में कर पाएंगे, या फिर ऐतिहासिक स्थलों का किस प्रकार से हम उपयोग कर पाएंगे, किस प्रकार के हम संरक्षण कर पाएंगे, किस प्रकार से हम ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त करके या ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करके, प्रसिद्ध करके, उसको संरक्षण प्रदान करके दूसरे देशों के साथ संबंध बेहतर कर सकते हैं। संस्कृति से संस्कृति का संबंध, मानव से मानव का संबंध, किस प्रकार से हम दूसरे देशों से विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं, ये तमाम चीजों के संदर्भ में ध्यान में रख करके हम इतिहास का अध्ययन करें तो हम एक कुशल प्रशासक के रूप में जो अभी वर्तमान में जो क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है उसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं, और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम चूंकि प्रशासक के लिए चयन करने होने जा रहे हैं तो हमारे अंदर जो है इन तथ्यों पर विशेष प्रकार के विशेष संदर्भ, जैसे आर्थिक उन्नति के लिए, आर्थिक उन्नति के संदर्भ में किस प्रकार से हमको इतिहास सहायता कर सकता है, सामाजिक संतुलन या सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए किस प्रकार हमको इतिहास विषय मदद कर सकता है, धार्मिक सद्भाव के लिए किस प्रकार हमको इतिहास मदद कर सकता है। इन तमाम चीजों को देखते हुए हम इतिहास को अगर अध्ययन करें तो लगभग इसी के संदर्भ में आपको सारे क्वेश्चन या सारे प्रश्न पाए जाएंगे। हमारे यहाँ गरीबी की क्या कारण इतिहास में क्या है, हमारे यहाँ भूखमरी के कारण में कौन कौन सी इतिहास में गलतियां हुई, हमारे शासकों प्रशासकों को जो अब के शासकों को नहीं करना चाहिए, तो एक कुशल प्रशासक को किस प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए और किस प्रकार के कार्य करे तो जो है समाज कल्याण, देश का कल्याण या राज्य का कल्याण, व्यक्ति का उत्थान, शिक्षा के विकास या सर्वांगीण विकास या समावेशी विकास के संदर्भ में हम किस प्रकार से इन समस्त ऐतिहासिक घटनाओं को, तथ्यों को प्रयोग करके और एक बेहतर समाज की परिकल्पना, एक आदर्श समाज की परिकल्पना के रूप में इतिहास का प्रयोग, और हमारे प्राचीन या मध्यकालीन या आधुनिक इतिहास में या विश्व इतिहास में कौन कौन से ऐसे चर्चित घटनाएं घटी, व्यक्तित्व आए जिससे लोगों में परिवर्तन आया, और इन तमाम संदर्भों में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोग को यह भी बताना चाहेंगे कि जो ऑप्शनल की प्रकृति, अगर ये तीसरा जो टर्म हम आपको बताना चाह रहे थे कि किस प्रकार हम कम समय में, अगर हमारे पास मात्र 2 अभी महीना समय बचा हुआ है, इस तरह से अगर हमको ऑप्शनल की तैयारी करनी है तो पहले हमको यह ध्यान रखना होगा कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो एक यह कड़ी ध्यान देना है कि जो पिछले वर्ष पूछा गया है, 1-2 साल से अगर लगातार आ रही है तो अगले प्रश्न की तरफ हम रुख करेंगे। और दूसरा जो है हमारे यूपीएससी, जो बहुत सारे क्वेश्चन का जो प्रयोग होता है यूपीएससी पहले पूछ चुका है, और वो जो है हूबहू हमारे बीपीएससी के एग्जाम में, मेंस के ऑप्शनल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस प्रश्न को भी हम ध्यान देंगे, अपना बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर है उसको भी ध्यान देंगे, और यह भी ध्यान देंगे कि वर्तमान समय में जो घटनाएं घट रही है कहीं उससे जुड़ा हुआ कोई ऐतिहासिक घटना पूर्व में तो नहीं है, या कुछ नए अन्वेषण जो इतिहास के क्षेत्र में हुए हैं
विशेष जो वर्तमान समय में चर्चा में समसामयिक घटना समय में कुछ विशेष चर्चा में रहा है, तो उस संदर्भ में भी हम देखने का प्रयास करेंगे कि कहीं यह क्वेश्चन की पूछने की संभावना तो नहीं है। और बाकी जो परंपरागत क्वेश्चन है जो हर 1-2 साल में पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को भी हम जरूर से जरूर पढ़ने का प्रयास करेंगे। दूसरा हमारा दृष्टिकोण होगा देखने के लिए कि हम किस प्रकार की कौन कौन सी क्वेश्चन को हम मुख्य रूप से तैयारी करें जो इतिहास में पूछने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अब बात करते हैं, हम प्राचीन भारत की बात करते हैं, तो चूंकि प्राचीन भारत में जो प्रमुख पात्र है, प्राचीन भारत के प्रमुख जो राजा हुए या साम्राज्यवादी साम्राज्य का जिस तरह से गठन हुआ, या जो सिंधु घाटी सभ्यता का जिस तरह से उत्थान जो देखने को मिला, उत्थान पतन जन्म, या उसके संदर्भ में जो ऐतिहासिक मतभेद है, इसके संदर्भ में एक क्वेश्चन हमेशा जो है ना पूछी जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति या मुख्य रूप से नगर निर्माण योजना, उसी तरह से वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में समानता और विभिन्नता, ये जो है मुख्य रूप से 2 क्वेश्चन जो है हो गया कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बीपीएससी में आते रहता है। या ये अब यह भी ट्रेंड बन चुका है कि वर्तमान से उसको जोड़ने का प्रयास किया जाता है कि वर्तमान समय में विभिन्न सिंधु घाटी सभ्यता में जिस प्रकार नगर निर्माण योजना का विकास हुआ था, वो आधुनिक समय में कौन कौन सी समानता और कौन कौन सी भिन्नता उसमें देखने को मिलती है। दूसरी बात, उसके बाद हम अगर चलते हैं वैदिक सभ्यता के बाद जो जनपद काल आता है, तो उसमें जो प्रमुख जनपद रहा और जो बिहार के विशेष संदर्भ में है, जो अंग है वैशाली विजय मिथिला के क्षेत्र का जो गणराज्यों का वर्णन है, और मगध साम्राज्य जो उदय हुआ और उसका विस्तार प्राचीन भारत में जिस तरह से देखा गया, और उसमें भी निर्धारित प्रश्न जैसे मौर्य प्रशासन के बारे में, चूंकि पहला साम्राज्य था इस दुनिया का, उस समय का भारत का पहला साम्राज्य जो इतनी मजबूत स्थिति में बना, 16 महाजनपद में एक ही महाजनपद मगध इतना शक्तिशाली क्यों हुआ, मगध का ही इतना तेजी से विकास होने का कौन कौन से कारण थे, और मगध साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार के था, अशोक के आने के बाद में कौन कौन सी परिवर्तन हुआ, और अशोक की क्या देन है विश्व इतिहास में, सम्राट अशोक की क्या देन है, या सम्राट अशोक विश्व के अन्य सम्राटों से महान था कैसे, या फिर अशोक की धम्म नीति क्या है, या अशोक की धम्म नीति क्या अशोक के मौर्य साम्राज्य के पतन के जिम्मेदार थे। तो इस प्रकार के 2-4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको हम विशेष प्रकार से ध्यान दे करके फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और इस तरह से हर्षवर्धन काल देखते हैं, उसके बाद मिडाइवल में घुसते हैं तो विजयनगर साम्राज्य आ गया, राजपूत के उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति या राजपूत काल के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को विशेष प्रकार के जो है से प्रश्न 1 से 2 क्वेश्चन बस ये समाप्त हो जाता है। तीसरा उसी समय का जो सामंतवादी काल हो गया, सामंतवाद व्यवस्था, सामंतवाद या सामंतवाद का देन, या सामंतवाद किस प्रकार के नगरों के विनाश के या सामंतवादी व्यवस्था किस प्रकार समाज को या देश को खंडित किया, इसके संदर्भ में व्यापार वाणिज्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक स्थिति उस समय क्या थी, धार्मिक स्थिति उस समय क्या थी, यानी सामंतवाद की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख। तो ये अगर हम राजपूत काल पढ़ते हैं, विजयनगर काल पढ़ते हैं और आपका सामंतवाद या सामंत काल पढ़ते हैं तो लगभग लक्षण समान देखने को मिलते हैं। और इसी समय में चूंकि इससे पहले गुप्त काल, तो गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, एक ये संदर्भ आता है। और दूसरे दृष्टिकोण जो समाजवाद दृष्टिकोण के माध्यम से जो होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण काल केवल स्वर्णों के लिए ही माना जाता है, न कि साधारण लोगों के लिए थी। ये जो है कम्युनिस्ट विचारधारा है। और ये दोनों को हम संदर्भ में लेते हुए और इसका अध्ययन करेंगे कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। और अब एक कला संस्कृति के क्षेत्र में भी ध्यान देंगे कि गुप्त काल की प्रमुख उपलब्धि या गुप्त काल के कला और संस्कृति का विकास में किस प्रकार का योगदान रहा, और दूसरे संदर्भ में मौर्य कला का विकास के संदर्भ में भी हम क्वेश्चन जो है मजबूत कर सकते हैं।
तो इस प्रकार के निर्धारित प्रश्न है कि जो यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी राजा के युद्ध, किस प्रकार के युद्ध जीता, किस प्रकार के साम्राज्य विस्तार किया, इससे संदर्भ में विशेष प्रकार के हमको कौन कौन सी उपलब्धियां जो उस समय की थी, जो वर्तमान समय में भी प्रासंगिकता बना हुआ है, चाहे सम्राट के अशोक के धम्म नीति के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। उसके बाद में मिडाइवल में आते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के दिन आता है आपका, कि किस प्रकार जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो है कौन कौन से परिवर्तन लाया सल्तनत काल में और कौन कौन सी उपलब्धियां रही। और इन तमाम चीजों का चर्चा हम बारी बारी से विभिन्न एपिसोडों में हम करेंगे। आज तो डेमो क्लास था और आप लोग विशेष प्रकार से ध्यान दीजिए कि हम डेमो क्लास में केवल एक आपको भूमिका के बारे में चर्चा कर रहे थे, न कि हम पूरी विस्तार से यहाँ पे चर्चा कर पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है। और हम बारी बारी से प्रत्येक टॉपिक को आप लोगों के सामने जो है प्रस्तुत करेंगे। और आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और हम आपको वचन देते हैं कि आपको निश्चित तौर पर बेहतर ढंग से इतिहास के वस्तु ऑप्शनल विषय की तैयारी हम आपको कराएंगे। और यह भी वादा करते हैं उनमें से कोई ऐसी बातें नहीं होगी जो आपको समझ में न आए। धन्यवाद।